में आएंगे, वो ये कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम बना है, इसने, इस तहजीब ने खुदकुशी करनी है, ये अनस्टेबल है, पॉसिबल नहीं है। जिस तरह 1933 में इन लोगों ने, जिस तरह हमने अर्ज किया कि पूरा उन्होंने वो अमेरिकन कौम का सोना ले लिया और उसकी जगह पे इनको रद्दी डॉलर्स जारी कर दिए। दैट वॉज द एक्सपेरिमेंट, दैट वॉज द टाइम जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर हम कौम का सोना लेते हैं तो कौम मजाहमत करती है या नहीं। उस वक्त तक अमेरिकन कौम इतना इनके काबू आ चुकी थी कि किसी ने मजाहमत नहीं की, लोगों ने अपना सोना ले जाके इनके हवाले कर दिया, रसीदें ले ली। अगले साल इन्होंने फिर मजाक किया, 41% डिवैल्यू करके उस पेपर करेंसी को। देखिए, पेपर करेंसी का मामला यह होता है कि उसको वैल्यू आप अपनी मर्जी से देते हैं। आज ये कहते हैं कि ये $40 का आउंस होगा, कल कहते हैं $20 का आउंस होगा। किस कायदे के तहत, किस कानून? कोई कानून नहीं है। ये सिर्फ एक हुकूमत की सख्ती, हुकूमत की एक ताकत और इन यहूदियों की प्लानिंग है जिसके तहत ये डिवैल्यू करते हैं पेपर करेंसी को। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, 1933-1934 में। 1939 का हमने जिक्र किया था कि दूसरी जंग अजीम, वो ऑब्जेक्टिव जो पहली जंग अजीम में ये पूरे नहीं कर सके थे। देखिए, पहली जंग अजीम में जो ऑब्जेक्टिव इनके थे, खिलाफत इस्लामी का उन्होंने तबाह किया, पूरे मिडल ईस्ट को रीड्रॉ किया, पूरे मिडल ईस्ट पे उन्होंने नक्शे नए बनाए। जो आज मिडल ईस्ट का नक्शा आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया है। उससे पहले तो खिलाफत उस्मानिया थी, जो कि आर्मीनिया से लेकर वेस्ट अफ्रीका तक और यूरोप से लेकर नीचे मदीना तक और यमन तक एक रियासत हुआ करती थी मुसलमानों की। कम से कम जितनी इस्लामी रियासतें सो कॉल्ड आज आपको नजर आ रही हैं, वो सारी की सारी खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर बनाई गई हैं पहली जंग अजीम के बाद। इनके नक्शे चर्चिल ने अमेरिकियों और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर टिश्यू पेपर्स पे ड्रॉ किए थे। इस तरह ये नक्शे बने हैं जो आपको आज मिडल ईस्ट के नक्शे नजर आ रहे हैं। लिटरली हैसियत इन मुल्कों की इन्होंने इस तरह यह था, मुसलमानों को छोटी छोटी कौमों में तोड़ना था। तो पहली जंग अजीम के जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें बेल्फोर डिक्लेरेशन था कि जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने रॉथस्चाइल्ड्स को खत लिख के ये कहा कि आप पूरी दुनिया के ज़ायनिस्ट और यहूदियों को बता दीजिए कि हम इसराइल की रियासत आपको देने जा रहे हैं। इन्होंने IRS और फेडरल रिजर्व बनाकर, जो 1913 में बनाया, उसके चंद माह के बाद जंग शुरू हुई, पूरी अमेरिकन कौम को मकरूज किया उस दौर में, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत ने इनसे कर्ज लेके पहली जंग अजीम में जो खर्चे अपने किए वो इनसे कर्ज लेकर किए। तो जो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स इनके थे, वो इन्होंने फलस्तीन में अंग्रेजों ने तसल्लुत अपना कायम किया, राह हमवार करना शुरू की, मगर काम मुकम्मल नहीं हुआ था इनका। जैसे अर्ज किया ना कि ये 1901 से लेकर 1945 के दरमियान ये पूरी दुनिया में तोड़ फोड़ और तबाही मचा रहे थे, अपने सिस्टम को रीअरेंज कर रहे थे, जिसमें अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रोल करना भी था, ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करना भी था और इसराइल की रियासत का कयाम भी था, जो उनका लॉन्च पैड बनती, जो आज हमें फतना और फसाद दुनिया में नजर आ रहा है, उसके लिए तैयारी उन्होंने पहली जंग अजीम से पहले शुरू की हुई थी। अंग्रेजों ने उस जमाने में उनको ऑफर भी की कि इसराइल की रियासत आप अफ्रीका में बना लीजिए, सूडान में बना लीजिए, कहीं और बना लें। मतलब ये प्रपोजल अंग्रेजों ने डिस्कस किए थे, क्योंकि अंग्रेज इनको रियासत देना चाहते थे, मगर यहूदी इंसिस्ट कर रहे थे। जाहिर है, क्योंकि उनका जो बड़ा गेम प्लान था वो ये था कि हम इसराइल की रियासत को बुनियाद बनाकर, वो हैकल सुलेमानी जब तक नहीं बनेगा बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक्सा शरीफ को शहीद करके हैकल सुलेमानी एक बनाना है उन्होंने, जो इनका तख्त का मरकज बनेगा, जिसके बाद ये हुकूमत करेंगे सो कॉल्ड, जिनके बाद इनके उस दज्जाल ने आना है। ये सारे फसादात देखिए साइमल्टेनियसली जब ये इसराइल की रियासत पे काम कर रहे हैं, तो साथ साथ मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे आइडियोलॉजिकल गेम प्लान जो पहली जंग अजीम में इन्होंने अचीव करने की कोशिश की, मुकम्मल नहीं हुए थे। एक जंग इनको और चाहिए थी। कुरान जैसे कहता है कि जगह जगह जंगों की आग भड़काते फिरते हैं। इन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ इंसान कत्ल करवाए, पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया, पूरी दुनिया का सोना नोच कर ले आए, अपने फेडरल रिजर्व में, अपने बैंक में जमा कर लिया, इसराइल की रियासत का कयाम वजूद में लाए, खिलाफत इस्लामिया को तोड़ा और छोटे छोटे मुल्कों में इसको बांटा, पूरे यूरोप को मकरूज कर दिया। ये सारे फसाद इन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में बर्पा किए। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट बनाया। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट की एक बात देखिए जो नोट करने की है कि 1934 के बाद जब इन्होंने दोबारा डॉलर को गोल्ड से जोड़ा, यानी इन्होंने ये कहा कि $35 के ऊपर एक आउंस सोना जो है वो अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन इससे कनेक्टेड होगा। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद हाल यह हुआ कि पूरे यूरोप की तमाम सोना जो था, जैसे हमने अर्ज किया 80% सोना दुनिया का निकाल के फेडरल रिजर्व पहुंच चुका था। यूरोप की तमाम करेंसियां रद्दी कागज थी लिटरली। यानी हाल यह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि पूरे पूरे महीने की तनख्वाह एक डबल रोटी खरीदने में खर्च हो जाती थी। और हाल यह हो गया था कि उन तमाम मुल्कों में जहां जंगें हो रही थी, यानी पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, लोग करेंसी नोट जलाया करते थे गर्मी हासिल करने के लिए, क्योंकि लकड़ी महंगी थी, करेंसी नोट सस्ता था। यानी इस तरह डिवैल्यूएशन होती है उस रद्दी कागज की जिसके पीछे सोना ना हो। द मोमेंट इकोनॉमी अनस्टेबल होगी, इस कागज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जाहिर बात है, सोने को तो हर कोई हाथ लगाता है, लेकिन उस कागज को, उस इकोनॉमी को जो जंग में तलातुम में मुब्तला हो, तो नतीजा यह होता है। यानी यह मिसाल हमने अफगानिस्तान में देखी थी। जब अफगानिस्तान में हम तब थे तो 10-10 लाख अफगानी करेंसी का हाल यह होता था कि 4-5 आदमी खाना खाते थे तो बिल 10 लाख अफगानी आता था।
अगर 1.5 लाख पाकिस्तानी करेंसी को 1.5 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी को आप अफगानी करेंसी में चेंज करें तो आपको गधों की एक लाइन चाहिए होती थी बोरियां उठाने के लिए। यानी करेंसी का यह हाल था, क्योंकि जिस मुल्क के पीछे कोई इकोनॉमी, कोई गोल्ड ना हो और फिर उसके बाद उसमें जंग भी बरपा हो और बेनतहा हुकूमत रद्दी करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तो फिर इन्फ्लेशन का हाल यह होता है, अफरात ज़र का हाल यह होता है कि वहां पे लाख रुपए की डबल रोटी आती है। और यह यूरोप में हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यूरोप के पास ना सोना था और करेंसी का हाल यह हो चुका था। तो तमाम यूरोप सरेंडर कर चुका था इन फेडरल रिजर्व और यहूदी बैंकर्स के सामने और बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने, कि जो कंट्रोल कर रहे थे इस वक्त मनी सप्लाई और गोल्ड दुनिया का। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन्होंने फैसला यह किया कि पूरी दुनिया की जो करेंसीज हैं, किसी के पीछे चूंकि सोना नहीं है, लिहाजा सोना है ही नहीं दुनिया में, तो सोना उसके पीछे उसने क्या करना, लिहाजा अब इनको फ्लोटिंग करेंसीज कर दिया जाए, यानी हर करेंसी को मुतय्यन कर दिया जाए डॉलर के साथ, और डॉलर जो है वो मुतय्यन है पीछे $35 टू एन आउंस सोने के साथ। बाकी मसलन उन्होंने कहा ब्रिटिश पाउंड जो है वो 4 पाउंड का एक डॉलर होगा, या फ्रैंक जो है, जर्मन फ्रैंक जो है वो 10 फ्रैंक के बदले $1 होगा। ये सब फ्लोटिंग रेट्स थे इनके। पूरी दुनिया में इन्होंने ये निजाम कायम किया और इसके नतीजे में इन्होंने पूरी यूरोप को कर्जे देना शुरू किए, जो बात हम पहले कर भी चुके हैं, और यूरोप मकरूज होना शुरू हो गया। पूरा यूरोप मकरूज होना शुरू हुआ फेडरल रिजर्व का, और इनकी करेंसीज फ्लोटिंग हो गई। यह जो निजाम था फेडरल रिजर्व का, कि जिसमें आप एक जाली रद्दी नोट प्रिंट करते हैं, जिस तरह बात हमने पहले भी कही थी कि अगर आपके पास 100 अशरफियां हो सोने की, या 100 रुपए का सोना हो और आप 100 रुपए की रसीदें जारी करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप करोड़ों रुपए की रसीदें जारी कर दें उस 100 रुपए के मुकाबले में, तो बाकी सारी रसीदें जाली हैं, और वो एक ऐसा फ्रॉड और फेक इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। और फिर अगर उसको आप इस तरह सोने पे सुहागा कर दें कि आप ये सारा करेंसी इशू करने का कारोबार एक प्राइवेट बैंक को दे दिया जाए जो कि यहूदी हो, और अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी ना जारी कर सके और वो कर्ज ले, नतीजा यह हुआ कि जिस तरह आप यूरोप को कर्ज दे रहे थे, नहीं जिस तरह अमेरिका यूरोप को कर्ज दे रहा था, उस तरह अगर आप नोट करें तो अमेरिका का अपना डेट भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत उनसे कर्ज लेती थी और इस कर्ज को आगे देती थी। सो अमेरिकन गवर्नमेंट भी मकरूज होती चली जा रही थी। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, मगर वक्त हो गया एक ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।